तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली यूनियन को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया रहता है फ्लावर गॉड सेक्ट के अंदर। अब फिलहाल इसका एक फाइट एविल बिश से हो रहा था। अब आगे क्योंकि पिछला वो अटैक जो था जियान का इस बंदे के साथ इवेंटली मैच था, तो जियान भी समझ जाता कि इसको और भी ज़्यादा पावर यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान जियान के जो आर्म वगैरह थे इनमें थोड़ा बहुत टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा था और जियान समझ जाता है और अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, फाइटिंग स्पिरिट और होली फ्लेम सभी को एक साथ बाहर निकालता है। अब ये जो भी एविल रहता है ये जियान से कहता है ठीक है, अगर तुम सीरियस हो ही गए हो तो वही सही। ये एक पावरफुल अटैक विच क्राफ्ट टॉरेंट ऑफ ब्लड यूज करता है और इसका ये जो अटैक था ये मानो समुद्र के ब्लड के समान हो, जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और इससे जो निकलने वाला प्रेशर था, इवन यूनियन हो या कोई भी, इनका सोल इस समय ट्रेम्बल कर रहा था। इसकी टेक्निक अगर देखा जाए तो ग्रेट इमॉर्टल टेक्निक के रैंक में तो नहीं, पर हाफ स्टेप ग्रेट इमॉर्टल के आसपास मानी जा सकती है। अब इस प्रकार के अटैक को देखकर हुआ किंगर जो दूसरे वाले एविल से फाइट कर रही थी जियान को थोड़ा सावधान करती है। अब जियान फील करता है जो टॉरेंट ऑफ ब्लड था मानो के बीच में ये फंस गया हो, बाहर जाने का कोई रास्ता ना हो और धीरे धीरे इसका जो ब्रीदिंग पावर है और वगैरह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जियान जैसे ही बोलता है होली फ्लेम ओरिजिन, तब इसको अंदर से एक आवाज आती है, बेवकूफ हो गया। ये आवाज थी एंशिएंट जुआन उलर के स्पिरिट की कि ये जो टेक्निक तुम यूज करने जा रहे हो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जियान सोचता फिर क्या करूं मैं। जियान सोचता इसके पास क्या है, वुड एट्रीब्यूट है, फायर एट्रीब्यूट है। फिर इसकी नजर जाती है अपने फायर स्पिरिट और पर और इस दौरान एंशिएंट जुआन उलर इसे डांटते हैं कि अगर तुम्हारे जायो क्लैन के लोगों को पता चल जाए कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो तो अपने कब्र से भी बाहर आकर तुम्हें गर आएंगे। और ये कहते हैं ये फायर ऑर्ब को तुम फिलहाल यूज नहीं कर सकते हो और कहते हैं फिलहाल कि अपना फ्लेमिंग मंत्रा को एक्टिवेट करो। ये कहते हैं कि फायर ऑर्ब तुम समझ क्या रहे हो इस चीज को, तुम इसको यूज भी नहीं कर पाओगे अभी, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। और फिलहाल एंशिएंट जुआन उलर जियान से कहते हैं फ्लेमिंग मंत्रा से जो पावर निकलेगा उसे तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा बस। अब जैसे जियान अपने फ्लेमिंग मंत्रा को एक्टिवेट करता है इसके होली फ्लेम इस समय शांत पड़ जाते हैं और फ्लेमिंग मंत्रा का जो एक वॉर्टेक्स था जिसको कि हम एक स्मॉल कल्ड्रन कह सकते हैं इसमें ये जाने लगते हैं। फिलहाल जियान के हाथ में ये स्मॉल फ्लेम कल्ड्रन होता है। वो एविल क्रिएचर भी एक बार को डर जाता है, पर फिलहाल उसने अपने वॉर्टेक्स से जियान पर डायरेक्टली अटैक कर दिया था। अब इस सीन को देख करके जियान का ये जो फ्लेमिंग कॉल्ड्रन था इसमें से एक अलग ही साउंड निकलता है और ये कॉल्ड्रन जियान का जो फ्लेम था, पांचों होली फ्लेम, इसके पावर को एब्जॉर्ब करता है और जहां से वो अटैक आ रहा था वहां पर ये एक्सप्लोड कर जाता है और इस एक्सप्लोजन से मानो पूरा जो आकाश हो इस समय कोलैप्स करने लगा हो। अगर इस एंशिएंट जुआन उलर नहीं होते तो जियान ये जो कॉल्ड्रन था फ्लेमिंग मंत्रा वाला इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता था। जैसे कि नॉर्मली जियान जो फ्लेम को कंडेंस करता था और ये फ्लेमिंग मंत्रा ने जो कंडेंस किया था इसका लेवल अलग ही था। जियान को समझ में नहीं आता ये क्या ही चीज है। एंशिएंट जुआन उलर के स्पिरिट कहते हैं अब तुम्हें समझ में आया ये क्या चीज है। ये जियान से कहते तुम खुद ही सोचो। एंशिएंट जुआन उलर इस समय कहते हैं जियान से जैसे जैसे तुम्हारा फ्लेमिंग मंत्रा का लेवल बढ़ेगा इस कॉल्ड्रन का भी लेवल बढ़ते जाएगा। ये कहते ये चीज डिवाइन वेपन तो नहीं है पर मेरे से भी वीक नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है तुम्हारे पास ये 7 रियल्म के सेंटर से जायो क्लैन ने शायद प्राप्त किया था। और ये फिलहाल जियान को समझाते हैं जब तक कि तुम्हारा लेवल 5th स्टार इनकार्नेशन पर न पहुंच जाए सेंटर ऑफ वर्ल्ड में मत जाना। अब इधर ये जो ब्लड कलर का टॉरेंट रहता है कंप्लीटली ब्रोक कर चुका था और ये जो एविल डेमन था ये कोलैप्स कर चुका था। इधर हुआ किंगर जिससे फाइट कर रही थी वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और ये जियान की तरफ आना चाहता था इसे मारने के लिए, पर फिलहाल ये आ नहीं पा रहा था। पर ये जो एविल स्पिरिट थी अभी भी सोच रहा था इस बंदे के पास वो फ्लेमिंग कॉल्ड्रन क्या ही चीज था, होली फ्लेम से भी ज्यादा ये पावरफुल लग रहा था। अब जियान इस कॉल्ड्रन को अंदर रख लेता है। अब वो जो एविल स्पिरिट जो कि शायद काफी ज्यादा घायल था वो कहता है तुम अपने स्ट्रेंथ से मुझे रोक पाओगे। जियान कुछ बोलता नहीं है, ये तुरंत ही हेवनली डेमन एरो को यूज करता है और एक पावरफुल फॉर्मेशन चारों तरफ से इस एविल स्पिरिट को घेर लेता है और इसे इस फॉर्मेशन में सप्रेस कर देता है। अब ये जा रहा था उस ब्लैक डेमन से डील करने जिससे कि हुआ किंगेर फाइट कर रही थी। तभी यहाँ पर मतलब दूर से एक वॉइड फटता है और यहाँ से एक पावरफुल अटैक जो कि ब्लड रेड पाम अटैक था आता है। जो दूसरा वाला ये एविल था इसे ये बचाने लगता है तो ये कहता है कि एविल गॉड हम सक्सेसफुल हो गए थे, क्यों आ पाए। पर तुरंत ही उनसे उनकी तरफ से एक आवाज आती है निकलो यहाँ से। एक एविल को तो जियान ने फिलहाल सप्रेस कर दिया था पर जो दूसरा वाला ब्लैक डेमन था उसे बचाकर वो ले गए और इस समय हुआ किंगेर को दिखाया जाता है। ये काले रंग की खून की उल्टी करती हैं और इनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी और जैसे ये खून की उल्टी करती हैं मानो आसमान में से एक मैजिक पावर रेड कलर का हुआ किंगेर की तरफ आने लगता है। ये था डार्क डेमन का क्लाउड अटैक और जियान यहाँ पर सबको अपने बागजिया ड्रैगन किंग के बॉडी से प्रोटेक्ट करने लगता है और थोड़ी समय में जो क्लाउड था ये भी खत्म हो जाता है। पर फिर भी जियान हो या कोई भी हो यूनियन ये खून की उल्टी करने लगते हैं। जियान भी काफी मतलब हैवीली ब्रीथ कर रहा था। यूनियन इसके पास आती है। जियान कहता है मैं ठीक हूँ। अब क्योंकि ये यूनियन के गोद में था पर ये फील करता है कि मानो उसका होली फ्लेम भी इस समय डर रहा हो। यूनियन का भी स्ट्रेंथ इस समय 1st स्टार इनकार्नेशन पर था। हालांकि पावर इसके पास भी यूरू जैसा ही था पर कंट्रोल नहीं आता इन्हें अभी भी। जियान को मजा आ रहा था इसके गोद में। यूनियन इसे हील करने जाती है तभी ये जब जियान का स्माइल देखती है तो ये गुस्सा हो जाती है। अब यूनियन समझ जाती है जियान से पूछती इसके टीचर का क्या सीन है। जियान फिलहाल हुआ किंगेर का जो कलाई था उसे पकड़ के देख रहा था मतलब डॉक्टर के जैसा कि इनका क्या ही सीन है। अब यूरू को भी थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ ही रहा था। अब जियान इनको बता देता है कि इनकी कंडीशन जो है काफी खराब है, इनके मेरिडियंस ब्रेक कर चुके हैं, इनका डाउ की सी हो या सोल रियल वो सभी चीजें कोलैप्स कर चुकी हैं और शायद वो डार्क डिजीज के कारण
ये थोड़ी समय में ऊपर भी जा सकती हैं। यूनियन फिलहाल रोने लगती है। अब हुआ कि ईयर के हिसाब से मरने वाली है, तो ये अपनी आंखें भी नहीं खोलती है और ये कहती है मेरा एक विश है। ये अपने पाम को बढ़ाती है। इनके हाथों में एक ब्यूटीफुल फ्लावर था, पर यूनियन कहती है मैं ये नहीं ले सकती। तब जियान आगे आता है, वो जो इसके पास वो था सोल कप उसे लेकर के, और कहता है शायद आपके पास 7 घंटे का टाइम होगा, उसके बाद तो शायद आर्च एंजल भी कुछ नहीं कर सकती है। तो फिलहाल यूनियन अपने टीचर को लेकर के कमरे में चले जाती है, क्योंकि इनके पास 7 घंटे का ही समय था। अब जियान एक चीज देखता है, यूनियन पहले से बदल चुकी है। मतलब पहले इसको थोड़ा बहुत ये हिचकती थी, पर अब इसके प्यार को साफ देखा जा सकता था। अब इधर जो दूसरा एविल स्पिरिट था जिसे जियान ने पकड़ के रखा था, ये जियान पर काफी मतलब गालियां बरसा रहा था। इस समय ये जो घोरफिंड था या एविल क्रिएचर, ये जियान के फॉर्मेशन में कई बेड़ियों से बंधा हुआ था और जियान अपने फॉर्मेशन में आता है और इससे कहता है तुम्हारे प्लान्स क्या है, मुझे ये बताओ। ये घोरफिंड हंसता और कहता है इस बार तो पूरा इमोर्टल रियल में ही, फिर रियल में ही मतलब हमारा होगा। साथ में ये हेवन रियल्म का भी नाम लेता है और ये बोलता कुछ ही समय में ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड भी, मतलब इसमें जो भी हिस्से बचे रहेंगे हमारा हो जाएगा। जियान इसे अपने होली फ्लेम से टॉर्चर कर रहा था, एक एक करके इसके अंग काटते जा रहा था, इसकी ऑरा को प्यूरिफाई कर रहा था। और थोड़ी देर में जियान के होली फ्लेम के कारण ये जो बंदा था ब्लड कलर्ड हवा में बदल जाता है, यानी कि ब्लडी मिस्ट में। घोरफिंड भी समझ गया था ये अपने ब्लड मिस्ट थे, जियान पर फिर से अटैक कर देता है। अब इसका अटैक जियान को टच ही करने वाला था, तभी जियान के हाथ में इसका रूबिक क्यूब फिर से सामने आ जाता है और इसे देखते ही घोरफिंड भी डर जाता है, ये क्या चीज है। ये बीच हवा में ही रुक गया था और इस मौके का फायदा उठाकर जियान तुरंत अपने सोल पावर को यूज करता है और इसके माइंड में एंटर कर जाता है, फिलहाल मतलब बॉडी में। और इसके दिमाग में जियान कई सारे मेमोरीज देखता है, जैसे कि एक बंदा था वो कह रहा था कि मैं हेवन का किंग हूँ, अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें अपना मास्टर बना लूंगा। इसमें कई सारे लोगों को इसको आवाज सुनाई देती है और ये सभी लोग शायद इस घोरफिंड की बॉडीज में थे। इसने सबको निकल लिया था क्योंकि ये बंदा जो था ये न तो इंसान था न तो घोस्ट था, शायद ये एक सोल बॉडी था। अब जियान इसके माइंड के सेंटर में पहुंच जाता है, पर वहां पर एक पावर था जो इसके सोल सेंटर को बंदी बनाया हुआ था और ये वो थे एविल गॉड ब्लड स्टोन वाले। पर इस समय जो जियान का डेविल्स क्यूब था ये इसके जो भी पावर्स थे इसे स्वालो कर रहा था और जो एविल गॉड ब्लड स्टोन है इस पर ये अपना पावर लगाया था। जैसे ये गायब होता है दूर जहां पर ये होंगे ये इस चीज को फील कर लेते हैं। अब इधर जियान इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वहीं हुआ किंग एयर, यूनियन और यूरो एक कमरे में बैठे हुए थे। हुआ किंग एयर की नजर फाइनली यूरो पर जाती है और ये कहते हैं क्या मून गॉड पैलेस की मास्टर, क्या। यूरो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है वो मारी जा चुकी हैं, पर ये कहती है कि उनका जो इनहेरिटेंस था मून गॉड का मुझे मिल चुका है। हुआ कि गिर हो या मून गॉड पैलेस की पहली वाली मास्टर जो थी उनको भी नहीं पता था कि मून गॉड का पावर क्या होता है, पर यूरो ने मतलब समवॉट डिस्कवर कर लिया था थोड़ा बहुत। पर इसमें हुआ किंगेर कहती है तुम्हारी चाबी तुम्हारे पास होगी और यूनियन मैंने तुम्हें दिया था। दोनों अपने अपने जेड बॉक्सेस को दिखाती हैं और ये कहती हैं इसके बाद तुम्हें याओची वंडरलैंड जाना पड़ेगा और वहां से तीसरा चाबी लेकर के उस चीज को बाहर निकालना पड़ेगा। यूनियन भी चौंक जाती है, कहती वो है क्या चीज वहां पर। ये बताती है वहां पर वाटर स्पिरिट पर्ल या आप उसको ऑर्ब कह सकते हो, जैसे कि जियान के पास एक फायर स्पिरिट है, उसी की वजह से इमोर्टल रियल्म इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। ये कहते हैं उसके बारे में क्या है, मतलब उसकी मिस्ट्री क्या हम भी नहीं जानते हैं। इवन हमारे जो सीनियर्स भी थे जनरेशन दर जनरेशन उनको भी इसका मिस्ट्री पता नहीं चल पाया था। पर ये कहती वो जो चीज़ है वो बैटल गॉड से रिलेटेड है और शायद अगर बैटल गॉड की टेक्निक्स किसी को जाननी है या उस लेवल में जाना है तो 5 एट्रीब्यूट्स उसके पास होने चाहिए। उसके बाद हुआ किंग मतलब ये बातें बताने के बाद इनके हाथ में 2 फूल आते हैं। एक जो फूल था उस पर इनका मतलब जो पावर था लाइफ लॉन्ग टाइम का वो था। इससे यूनियन का जो फ्लावर बॉडी गॉड वाला कल्टीवेशन टेक्निक है इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और ये आराम से फ्यूचर में 5th स्टार इनकारनेशन पर पहुंच सकती थी। मतलब बेसिकली अपना सोर्स पावर दे रही थी। इस चीज के बाद ये दोबारा वर्ल्ड में रिनकारनेशन टाइप प्रकट नहीं हो सकती थी। और दूसरा जो फ्लावर था ये व्हाइट कलर का था, इसमें मानो काफी ज्यादा वायलेंट और सैक्रेड फोर्स हो। यूनियन कहती नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप रिनकारनेशन में होके फिर से जन्म लो। पर इसमें वालिंगेर कहती मेरी बॉडी में ये डार्क डिजीज है तो रिनकारनेशन संभव नहीं है और ये मर रही थी और कहती थी क्या तुम मेरी लास्ट विश भी पूरी नहीं करोगी, और यूनियन की तरफ देख रही थी। लंबे समय के बाद यूनियन फाइनली मान ही जाती है। उसके बाद ये कहती है तैयार रहो, मैं तुम्हारी बॉडी में होली फ्लेम के सोर्स को इंट्रोड्यूस करूंगी। इनके पाम में एक प्योर मतलब व्हाइट कलर का फ्लावर जो था ये थोड़ी समय में लगभग 10,000 मीटर के आसपास बड़ा हो जाता है और इस फ्लावर के बीच में एक व्हाइट फ्लेम को साफ देखा जा सकता था। ये होली फ्लेम रैंकिंग में 7वें रैंक का होली फ्लेम था। इसका नाम था 10,000 फ्लावर्स और इस पावर को ये अपने मतलब होली फ्लेम को यूनियन की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। पर इस समय इनका जो बॉडी था सोल था या जो भी था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। जियान ही साला अपना अनलकी है। होली फ्लेम रैंकिंग में यूनियन को 8वें रैंक का शायद फ्लेम मिल चुका है, 7वें रैंक का, और जूनियर के पास 8वें रैंक का है और जियान के पास अभी 10वें रैंक का ही है बस होली फ्लेम। अब इधर घोरफिंड से जियान डील कर रहा था तब इस प्रकार के पावर को फील करके ये भी हैरान था और इसका जो ग्लेश होली फ्लेम था ये भी इस समय मतलब थोड़ा बहुत गुर्रा टाइप रहा था। ये फील कर लेता जियान की एक होली फ्लेम है। जियान देखता आसमान में इसको यूनियन दिखती है और 7वें रैंक का होली फ्लेम, मानो उसकी आवाज ही चली गई हो। इसके पास 5 होली फ्लेम थे, फिर भी शायद ये पांचों मिला के यूनियन के 7th रैंक के होली फ्लेम को टक्कर नहीं दे सकते थे। अब जियान इसकी तरफ देख ही रहा था तभी एक छोटी सी बच्ची इसके पास आती है और कहती मैं काफी भूखी हूँ तो आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो। और ये बच्ची मतलब यूनियन के थोड़ी पीछे थी उस समय और ये लड़की इसमें इतनी ज्यादा मतलब एक्साइटेड थी कि जियान के बॉडी में जो होली फ्लेम था ये खाने को सोच रही थी और ये छोटी बच्ची जियान के होली फ्लेम्स को
अपना खाना समझ रही थी। तभी इस समय जो व्हाइट फ्लेम फ्लावर था, इसमें से एक आवाज आती है, उस लड़की का नाम पुकारता है, हुआ लिंग वापस आ जाओ। और ये यूनियन बोलती है और ये कहती है ये मेरा फ्रेंड है। जियान समझ जाता है ये जो लड़की है ये होली फ्लेम की स्पिरिट है। पर एक चीज जियान भी देखा था कि जैसे जैसे मतलब होली फ्लेम का जो लेवल बढ़ता है, उनके जो स्पिरिट्स भी होते हैं काफी हरामी होते हैं। जियान इसमें सोच रहा था, तभी यूनियन उसको बताती है वैसे भी जो ये होली फ्लेम है ये इसकी स्पिरिट थी या है, आप जो भी बोल लो, पर ये होली फ्लेम मेरी मास्टर के पास था। तो ये जो लड़की है इसके पास होली फ्लेम का पावर तो है, पर एक बस स्पिरिट बॉडी है। और इसका रियल आइडेंटिटी क्या है इसकी टीचर भी नहीं जानती थी। मतलब ये लड़की आई कहाँ से है या जो भी। अब जब ये मैटर सेटल हो जाता है तो जियान तुरंत इनसे पूछता है क्या तुम दोनों जूनियर से या प्रिंसेस क्यानकिन या लिटिल ई से मिले थे। यूरू कहती है नहीं मुझे तो पता भी नहीं। यूनियन कहती है जूनियर भी यहाँ पर है। इसने अपने होंठ काटती है। अब जियान जैसे ही यूनियन को अपनी तरफ खींचता है, वो जो फ्लावर एल्फ थी वो इन दोनों को अलग कर देती है। ये लड़की बहुत बदमाश थी। उसके बाद यहाँ से ये तीनों याओची लैंड के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये लोग फील करते हैं ये जगह भी खून से सना हुआ है। इनके साथ वो जो फ्लावर एल्फ आई थी वो चुपचाप देख रही थी और उस बैटल को देख करके शायद याओची वंडरलैंड ने सबसे ज्यादा घाटा झेला होगा। अब ये लोग मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस समय मेन हॉल में जो लेडी ऑफ याओची थी यानी याओ जुआन उनका शायद नाम था, इनका चेहरा काफी फीका पड़ गया था और ये जो उनकी शिष्या थी याओलिंग को यहाँ से दूर भेजना चाहती थी। और इनके साथ इनके कई सारे गार्ड्स भी थे जो काफी ज्यादा पावरफुल थे और बाहर जाने के पूरे रास्ते एविल क्लैन वालों ने ब्लॉक कर दिए थे। लेडी याओची जो थी इनका पावर तो काफी ज्यादा था, पर ये जो एविल क्लैन वाले थे इनके पास एविल वेपन्स भी थे और ये कई सारे थे। लेडी याओची फिलहाल अपने थ्रोन पर बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर आसमान में एक काफी एविल एनर्जी राइज करने लगती है। अब इसे देख करके इनका चेहरा और भी ज्यादा अगली हो जाता है और ये भी सोचती मतलब अगर यहाँ पर ये चल रहा है तो फ्लावर गॉड पैलेस और मून गॉड पैलेस के साथ क्या हुआ होगा। फेरी याओची समय याओलिंग की तरफ देखती है और कहती है मैं इसे रोकती हूँ और ये एक चाबी याओलिंग को देती है। और इस समय याओची वंडरलैंड में कई सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे थे और यहाँ पर एक विदर्ड बोन डेमन भी आया हुआ था। फेरी याओची एक पावरफुल अटैक रेड किंग की तरफ करती हैं और ये जो रेड किंग इसको बोन डेमन भी कहा जा सकता है। ये कहता है अगर तुम मान ही नहीं रही तो फिर कोई बात नहीं। अब इसका भी अटैक जो बोन ड्रैगन अटैक था लेडी याओची के अटैक से टकराता है और तुरंत यहाँ पर जो एक फॉर्मेशन था ये पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है और इस दौरान फेरी याओची को खून की उल्टी होने लगती है। अब ये बोन डेमन कहता है वैसे भी तुम हार चुकी तो ये पूरी जगह हमारी होगी। तभी यहाँ पर जियान आ जाता है। उसकी बॉडी में से थंडर और फायर निकल रहा था और उस डेमन ने जो अटैक फेरी याओची पर किया था कर्स ऑफ डार्कनेस वाला, उसे ये अपने एविल रूबिक क्यूब से खा जाता है। अब जब सभी लोग यहाँ पर याओची वंडरलैंड के देखते हैं तो ये जियान चिल्लाते हैं। ये लोग हैरान थे कि जिस अटैक के सामने इनकी जो गॉडेस है, गॉडेस बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेडी याओची जिसे डील नहीं कर पा रही थी डार्क मैजिक स्पेल से, ये कैसे उसे आराम से हरा दिया। और इधर ये जो डेमन भी था ये भी जियान की तरफ ही देख रहा था। जियान भी देखता इस डेविल को। इसका स्ट्रेंथ शायद 5 स्टार रिनकार्नेशन के हाफ स्टेप्स ऊपर था। जियान की जो बॉडी थी थंडर फायर हेल्किंग के द्वारा प्रोटेक्टेड थी और जियान इस समय 6 होली फ्लेम यूज कर रहा था। 6वां होली फ्लेम थोड़े समय के लिए यूनियन ने से दिया था और यहाँ पर केवल जियान है तो यूरू वगैरह चुपचाप पीछे छिपे हुए थे। अब जियान इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता मैं भी देखना चाहूंगा कि 5th स्टार इनकार्नेशन के बंदे कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। दो ही ऑप्शन थे जियान के पास शायद, या तो ये एंशिएंट जुआन रूलर के टेक्निक को यूज करे जिसे कि ये बाहर दिखाना नहीं चाहता था, या तो यूबिक क्यूब के पावर को। अब जियान इसकी तरफ बढ़ रहा होता तो ये बोलता है एविल किंग की तुम क्या पागल हो, तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से 2 स्टार इनकार्नेशन तुम आराम से मार दिए जाओगे। जियान बोलता है ठीक है फिर तुम ट्राई करके देख सकते हो, तुम्हें मारना मतलब चींटी के मारने के समान है। अब यहाँ पर जो भी एविल क्रिएचर से वो जियान की तरफ देखने लगते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा एरोगेंट है। अब इस रेड किंग को पता था जियान के बारे में पहले से कि इस बंदे ने कितने इनके मतलब व्हाइट किंग, ब्लैक किंग या रेड किंग को गिराया हुआ है और ये काफी शातिर था और ये तुरंत यहाँ से अपनी आर्मी को लेकर के निकलने लगता है। और इस समय यहाँ पर जो भी संकट था ये टल चुका था। तो याओची जो लैंड के लोग थे जियान को एक रेस्पेक्ट की तरह देख रहे थे, जो कि इसमें फायर गॉड के समान जिसके पास की 6 रंग की फ्लेम हो वैसा दिख रहा था। अब इस मैटर को खत्म होने के बाद तुरंत यहाँ पर यूरो और यूनियन भी आ जाती हैं। पर जियान को एक चीज तो पता चल गया था, जो सेंटर ऑफ फेरी वर्ल्ड था वहां पर पावरफुल एविल फोर्सेस इकट्ठा हो रहे थे। और याओची वंडरलैंड वाली भी देखते हैं जो फेरी वर्ल्ड का सेंटर, वहां पर कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। ये भी समझ जाते हैं, इनका भी होश उड़ जाते हैं कि उन एविल क्रिएचर्स का सेंटर जो था, फोकस जो था वो फेरी वर्ल्ड के सेंटर पर था। अभी ये जो सेंटर ऑफ फेरी वर्ल्ड था ये सबसे पावरफुल और इनका सबसे पवित्र जगह माना जाता था। और जब जियान अपने सोल पावर को उस समय यूज कर रहा था और इसकी बॉडी पर एक कर्स मार्क आया था, ये उस सेंटर से ही आया था जब ये अपने सोल से वहां पर पहुंच गया था गलती से और वहां पर इसे क्रैक्स दिखे थे। वो क्रैक ही इसे सेंटर ऑफ फेरी वर्ल्ड में ले जा सकते थे। पर ये लोग सोच रहे थे जो सेंटर ऑफ फेरी वर्ल्ड है वहां पर बहुत पावरफुल लोग हैं, तो एविल क्रिएचर्स वाले प्लान क्या कर रहे हैं। पर जान इन्हें बताता है इस बार एविल क्लैन से 2 हाफ एविल गॉड्स और कई सारे रेड किंग्स वगैरह भी आए हुए हैं, तो ये आराम से सेंटर ऑफ वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय तो कर ही सकते हैं, यानी तबाह तो कर ही देंगे। और जियान के बॉडी में जो कर्स ऑफ डार्कनेस था समय के साथ अपने ही चला गया था। और फेरी याओची इसमें काफी गुस्सा थी क्योंकि पास्ट में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो एविल क्लैन में शायद कोई भी हाफ गॉड रैंक के पास भी नहीं था। मोस्टली इनके पास जो गॉड लेवल के थे वॉरियर वो सीन में आते भी नहीं थे। उनके पास 7 हेरेटिक गॉड्स,
19 रेड किंग्स और कुछ ब्लैक और व्हाइट किंग्स थे, और इन लोगों को बाहर फेंक दिए थे होली किंग वगैरह उस समय उस वॉर में। और उन बंदों का अगर स्ट्रेंथ देखा जाए तो शायद उनकी जो पहचान थी होली किंग वगैरह के अलावा कोई ज्यादा कर भी नहीं सकते थे। खास करके ये जो 7 एविल गॉड्स थे उस टाइम के, उनके ऊपर एक लीडर था, फॉरेन लीडर, उसके बारे में ज्यादा कोई कुछ जानता भी नहीं था। अब लेडी याउच के कहने पर जियान वगैरह जो भी लोग थे यहाँ से निकल जाते हैं सेंटर ऑफ द फेरी वर्ल्ड के लिए। ये लोग एंट्रांस पर पहुंच चुके थे, पर यहाँ पर अगर ये रैशली एंटर किए तो एविल क्लैंस वालों को पता चल जाएगा। याओलिंग भी इनके साथ आई थी। ये कहती यहाँ पर एंटर करना तो काफी मुश्किल है, और यहाँ पर जियान को 10 कॉफिन्स भी दिखते हैं जो कि इसने अपने सोल पावर से उस टाइम देखा था। फेरी याओची इस समय एक पावरफुल टेक्निक यूज करते हैं इनके याओची लेक का, और इन मतलब ये जो भी लोग थे इनके ऑरास को कवर करके ये आगे बढ़ने लगते हैं। याओलिंग की मदद से ये सभी यहाँ पर अंदर एंटर कर चुके थे। इनके आगे एक और गेट था, ये सिल्वर गेट था। ये जो डोर था काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट माना जा सकता है, पर इस गेट के बाहर में वो ब्लैक फ्लेम्स को देखा जा सकता है जो कि मिंगफेंग भी यूज करता था। पर ये जो फ्लेम्स थे, मिंगफेंग जो फ्लेम यूज कर रहा था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थे। याओलिंग भी समय चिंतित थे। तभी यूरू और यूनियन स्माइल कर ये देख करके याओलिंग भी हैरान थी कि इनके मास्टर्स की मदद से शायद इनका स्ट्रेंथ जो था 3 स्टार इनकारनेशन पर जा चुका था। अब इधर यूनियन और यूरू जो रहती है अपने स्ट्रेंथ से इस गेट ऑफ हेवन पर अपनी एनर्जी को कंडेंस करने लगती है। यूरू और यूनियन आर पार निकल जाती है। अभी जियान भी जाने ही वाला था, पर तभी याओलिंग इसके बगल में आती, मानो ये इससे कुछ कहना चाहती हो। याओलिंग जियान से कहती, मैं जो तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। और इसमें इसकी सांसें भी काफी तेज चल रही थी। जियान इससे कुछ बोलता नहीं है। अब ये कहती है जियान से, मुझे मालूम है तुम्हारे पास शायद 1 से ज्यादा फ्लेम है ना? क्या तुम जायो क्लैन का डिसेंडेंट हो? जियान कहता हाँ। ये सुनते ही याओलिंग भी एक बार को घबरा गई थी। अब ये जियान से कहती, तुम्हें मालूम है जो फेरी वर्ल्ड का सेंटर है और जो हेवनली वर्ल्ड का सेंटर ये पहले एक ही क्यों माना जाता था? जियान कहता हाँ, शायद ये जो गेट ऑफ हेवन है इसी ने इन दोनों को सेपरेट किया होगा। तो ये कहते नहीं, ये गेट ऑफ हेवन के कारण नहीं है, ये जो लॉर्ड ऑफ द हेवंस है ना उन्होंने इसके साथ कुछ किया है। और लॉर्ड ऑफ हेवंस का नाम लेते ही याओलिंग और भी ज्यादा डरने लगती है, और शायद वो गॉड लेवल पर है। और ये बताती है कि उनका जो रिश्ता है जायो फैमिली के साथ काफी बुरा है। इन्हें हेवनली एम्परर भी कहा जा सकता है। और ये कहती है कि इसकी जो मास्टर भी है याओ ज़ुआन, वो भी कहती है कि जो हेवनली एम्परर है काफी ज्यादा लालची और महत्वाकांक्षी है, और एक टाइम तो ये ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में भी गए थे। और ये सब चीजें याओ ज़ुआन जानती थी जो कि इन्होंने याओलिंग को बताया था। और ये बताती है कि ह्यूमन वर्ल्ड के जो सेंटर के लोग हैं या फेरी वर्ल्ड के सेंटर के लोग हैं उन्हें भी नहीं पता ये हेवनली एम्परर चाहता क्या है। और दूसरा चीज ये बताती है जैसे कि जियान जहाँ पर था पहले, ज़ुआनलिंग कॉन्टिनेंट हो या डाउडी सीफांग, इन सभी कॉन्टिनेंट के एक डोमेन मास्टर पहले हुआ करते थे, पर इनके साथ भी एम्परर का रिलेशन था और जायो क्लैन के साथ कोई दुश्मनी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कहती है कि अंदर जाने के बाद तुम अपना जायो क्लैन वाली आइडेंटिटी किसी को बताना मत और हेवनली एम्परर से दूर रहना। और ये जियान को एक आइस सिल्क टूल देती, इससे इसका जो ऑरा होगा थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। और ये एक बेसिकली फेरी वेपन था, और इस चीज को देख करके यूनियन हो या यूरू ये भी जियान को पहचान नहीं सकते थे, मानो जियान के बॉडी में भी कुछ चेंजेस आ गए हों। जब तक जियान अपने जायो क्लैन का कोई पावर यूज नहीं करेगा तब तक इसे कोई पहचान नहीं सकता था। अब इस चीज को सॉल्व होने के बाद यूनियन भी स्माइल करती और ये लोग आगे जाने ही वाले थे। तभी यहाँ पर एक काफी भयंकर लेवल का ऑरा, इसे फील करके जियान भी थोड़ा अगली फील करता है। पर फिलहाल ये लोग यहाँ से निकल गए रहते हैं। इनका वैसे भी पर्पस नहीं था इन एविल ऑरा से फाइट करने का। यहाँ पर आने के बाद जो जियान ऑरा फील करता है ये हैरान था। इसका जो इनकारनेशन लेवल वाला पावर था मानो उसमें भी थोड़ा बहुत एनर्जी ऐड हो रही हो। यहाँ पर जियान हैरान था। इसका जो सोल पावर हाफ स्टेप ट्रैवल रियल में पर था, उससे भी ये यहाँ के जो मिस्ट्रीज थी उनको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था। और इस समय याओलिंग बताती है यहाँ पर टोटल 16 श्राइन्स हैं, और इस 16 जगह पर अलग अलग पावरफुल लोग रहते हैं, और इन श्राइन्स में जो भी लोग रहते हैं वो मिनिमम 4 स्टार इनकारनेशन पर तो है ही। अब जियान भी सोचता है हाफ एविल गॉड्स जो 2 आए हुए हैं इस जगह पर तो उन लोगों को भी हार जाना चाहिए। फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। ये तो इतना समझ जाता है अगर एविल क्लैन वाले यहाँ पर आए हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ मकसद तो होगा ही, और वो प्रिपेयर्ड आए होंगे। इस फेरी वर्ल्ड सेंटर के जो डेप्यूटी मास्टर हैं इनको किंग शूरा कहा जाता है, और इस फेरी वर्ल्ड के सेंटर में इन्हें गॉड ऑफ वॉर माना जाता है। अब ये लोग आगे इस पासे से बढ़ रहे थे और पूरी कहानियां याओलिंग इन्हें समझा रही थी। थोड़ी समय में लोग सामने आ जाते जहाँ पर 16 अलग अलग बिल्डिंग्स थी। हालांकि काफी दूर दिख रहे थे सामने से, पर ये अंडरग्राउंड में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब याओलिंग को इस समय याद आता है यहाँ पर जो एक श्राइन के मास्टर हैं वो लेडी है, और जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है उन्हीं के पास रहते हैं, और इनको लिंगडी इमोर्टल मास्टर कहा जाता है या स्पिरिट बटरफ्लाई मास्टर। अब ये लोग जैसे इनके एरिया में एंटर करते ये देखते हैं यहाँ पर कई सारे बटरफ्लाइज थी यानी उनके स्पिरिट्स, और ये मर रहे थे। इनके बॉडी पर ब्लैक फ्लेम्स साफ देखा जा सकता था। जियान समझ जाता है मतलब एविल क्लैन वाले इन्हें भी नहीं छोड़े हैं। और इस फॉरेस्ट कोर्टयार्ड में एक इसको वुडन हाउस दिखता है और वहां से एक ब्लू कलर का लाइट निकल रहा था, और ये जो ब्लू लाइट है याओलिंग को पता था यही स्पिरिट बटरफ्लाई इमोर्टल मास्टर का है। और ये भगवान से प्रार्थना करने लगती कहीं उनको कुछ ना हो गया हो। अब जियान इनसे कहता है तुम लोग यही रुको, मैं आगे जाकर के उस रूम में देख कर आता हूँ। अब जियान आगे जा रहा था तो यूनियन थोड़ा चिंतित थी। जियान दरवाजा को खोलता है, इसको कुछ भी ज्यादा दिखता नहीं है, पर इसकी नजर फाइनली एक ब्लू वेसल पर जाती है, और यहाँ पर मानो एक एनर्जी सील्ड अप्लाई किया गया था। वहां पर मानो कुछ कोकून्स हो स्पिरिचुअल्स, पर उनके ऊपर में रेड एविल एनर्जी को देखा जा सकता था। और जियान इन्हें देख ही रहता, तभी पीछे से यूरू भी आ जाती है। यूनियन भी देखती है और कहती लगता है स्पिरिट बटरफ्लाई इमॉर्टल मास्टर के साथ भी कुछ हो चुका है। तभी जियान कहता है मेरे हिसाब से ये जो एविल 2 हाफ एविल गॉड्स आए हैं यहाँ पर या तो हेवनली एम्परर से डर रहे हैं या तो सेंटर ऑफ
फेरी वर्ल्ड में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें चाहिए, और ह्यूमन वर्ल्ड या बाकी जो 5-6 रियल में उनको कुछ पता भी नहीं चला है। तो इनका प्लान काफी बड़ा हो सकता है। और जियान ये सोचता है कि ये लोग आए यहाँ पर कैसे, कि बाकी लोगों को पता भी नहीं चला। अब ये लोग अगला वाला जो श्राइन था वहां पर जाने लगते हैं। अब ये 5वें श्राइन मतलब 15वें श्राइन पर आते हैं। ये था थंडर बीस्ट इमॉर्टल श्राइन। इनका भी स्ट्रेंथ जो था शायद 4 स्टार रिनकार्नेशन के पीक पर माना जाता है। यहाँ पर आते ये लोग देखते हैं यहाँ पर केवल और केवल इन्हें थंडर पावर ही दिख रहा था। और ये जो माउंटेन था यहाँ पर ये लोग तुरंत ही पहुंच जाते हैं। माउंटेन पर एक काफी बड़ा स्क्वायर बना हुआ था। अब ये लोग एक एक कदम फूंक के रख रहे थे। यहाँ पर इन्हें अभी भी थंडर गॉड जो थे यहाँ के थंडर बीस्ट इमॉर्टल कहीं दिख नहीं रहे थे। अब ये लोग बात ही कर रहे थे तभी यूनियन को एक हिडन केव दिखता है और यहाँ पर एक इंचेंटमेंट लगाया गया था, शायद अंदर कोई हो सकता है। अब जियान तुरंत अपने ग्रे थंडर को निकालता है और उसकी बॉडी से जैसे ग्रे थंडर आता है। आसमान में जो भी बिजलियां यहाँ पर कड़क रही थी या जो भी इस बैरियर पर थी ये पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। अब जियान के बॉडी में थंडर पावर देकर के तीनों लड़कियां स्तब्ध रह जाती हैं। अभी तो इनको पता भी नहीं था कि इसके पास एक वुड एट्रीब्यूट भी है। अब कोई वाटर एट्रीब्यूट मत भूलना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ जियान के पास वाटर एट्रीब्यूट का अभी भी डाउ कोर नहीं है। अब यहाँ पर जो भी थंडर का इंचेंटमेंट लगा हुआ था, जियान यहाँ पर जैसे ही अटैक करने जाता है ये लाइट बैरियर अपने आप शैटर्ड हो जाती है और इसमें से एक आवाज आती है कि मुझे मत मारो। इस केव से ये आवाज आई रहती है। अब इस आवाज को सुन के ये चारों लोग इस गुफे के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें एक थंडर बीस्ट दिखता है, जो कि थंडर बीस्ट यहाँ के जो गॉड थे, लॉर्ड थे, उन्होंने शायद इसे पाल रखा था। ये जो थंडर बीस्ट था ये एक थंडर लायन के जैसा दिख रहा था और इसकी बॉडी से भी ब्लड बाहर आ रहे थे और ये काफी ज्यादा डरा हुआ था। नॉर्मली क्या होता था, यहाँ के जो थंडर लॉर्ड थे और ये जो थंडर बीस्ट था हमेशा एक साथ ही रहते थे और ये दोनों मिलके आराम से एक 5th स्टार इनकार्नेशन के पीक के बंदे को भी गिरा सकते थे। याओलिंग समझ जाती बात कुछ ज्यादा ही कह रहा है। अब ये बीस्ट भी जब इन 4 लोगों को देखता है तो फिलहाल शांत हो जाता है। थंडर बीस्ट इन्हें पूरी स्टोरी सुनाने लगता है। ये बताता है कि 2 लोग जो कि काफी एविल थे, मुझे उनका ओरिजिन भी नहीं पता, वो 16वें श्राइन को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर आए। उनको याद करके भी मेरा दिल कांप सा जा रहा है। वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। उनमें से जो एक था अपने 3 मूव में ही मेरे लॉर्ड जायोजुन यानी कि थंडर लॉर्ड को हरा दिया था। अब ये सुनकर ये चारों के भी होश उड़ जाते हैं कि यहाँ के जो थंडर लॉर्ड थे वो 4 स्टार रिनकार्नेशन के पीक पर थे और 3 मूव में उन्हें हराना। हाँ, अगर यहाँ पर वो हेरेक्टिक गॉड्स आ जाते एविल रैंक के तो बात अलग थी, पर हाफ एविल लोग इतने ज्यादा पावरफुल। अब जियान सोचता शायद यहाँ पर हेरेक्टिक गॉड्स भी आ सकते हैं, मे बी। अब जियान इनसे तुरंत ही पूछता है जब वो लोग यहाँ पर अटैक कर रहे थे तो क्या उनके हाथों में कुछ था। ये बताते हैं कि उनके हाथों में मैजिकल क्लाउड्स थे और उसमें स्पिरिट ऑफ बटरफ्लाई की फेरी को फील किया जा सकता था, यानी जो 16वें श्राइन की मास्टर थी उनकी ऑरा को। और ये बताते हैं कि इन्होंने यहाँ के थंडर लॉर्ड को भी हराने के बाद उन्हें मारा नहीं बल्कि उनको भी ले गए यहाँ से। अब जियान इस समय क्रॉस लेग बैठ जाता है और अपने फ्लेमिंग मंत्रा को रन करने लगता है और कहता है कि मैं आपके इंजरीज को और एविल पावर को हटा देता हूँ। ये कहते हैं नहीं, ये जो ऑरा है काफी ज्यादा एविल है, इवन ये तुम्हारे दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पर जैसे जियान अपने होली फ्लेम निकालता है ये थंडर बीस्ट भी शांत हो जाते हैं। 45 मिनट के आसपास लगते हैं जियान को। ये बीस्ट रिकवर तो कर जाता है पर इसकी इंजरीज को पूरी तरह से ठीक होने में शायद काफी महीने लग सकते हैं। और थंडर बीस्ट इस समय इन लोगों से कहता है तुम लोग के पास हालांकि डिवाइन वेपन्स हैं, जैसे कि जो लेडी याओची थी अपनी याओलिंग, इसके पास टॉप 10 का कोई डिवाइन वेपन था, पर फिर भी ये कहते तुम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं हो। पर ये लोग जब अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि मून गॉड पैलेस और फ्लावर गॉड पैलेस की जो मास्टर्स भी हैं वो भी मर चुके हैं, तो ये सुनकर के थंडर बीस्ट भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का स्ट्रेंथ 5th स्टार इनकार्नेशन पर था। याओलिंग इनसे कहती है आप बस यहाँ का एरिया ब्लॉक करो, हम आगे जाकर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि इस समय सेंटर ऑफ फेरी वर्ल्ड में जाने का और आने का एक ही रास्ता था। ये सभी लोग बात कर रहे थे और जियान कुछ तो कर ही रहा था, मानो इसके बॉडी से पावर और भी ज्यादा बाहर निकलते जा रहा था। ये लोग पूछते जियान तुम क्या कर रहे हो। जियान बोलता मैं एक फॉर्मेशन बना रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ हेवन। जियान अपने कोर इंक्रिप्शंस को यूज करता है और लगभग 5,90,000 कोर इंक्रिप्शंस कंडेंस कर देता है। ये देख करके जो थंडर बीस्ट भी थे ये हैरान हो जाते हैं। इस प्रकार का फॉर्मेशन आराम से एक 6th लेवल के इनकार्नेशन के एविल रेस के वॉरियर को रोक सकता था। हाँ, पर एक चीज और था, अब जियान ने यहाँ पर एक इंक्रिप्शन यूज कर लिया था। फॉर्मेशन तो लंबे समय तक ये नया फॉर्मेशन नहीं बना सकता था। उसके बाद ये थंडर बीस्ट जो रहते हैं इस फॉर्मेशन के अंदर में बाहर से कोई भी आएगा तो वहां पर उनको रोकने के लिए तैयार थे, और वैसे भी फॉर्मेशन दिखते नहीं है तो कोई भी आएगा तो टकरा ही जाएगा इसमें। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और सेंटर ऑफ फेरी वर्ल्ड में ही जूनियर को दिखाया जाता है, मानो उसका कुछ और ही प्लान चल रहा हो। ये सोचती है कि उस समय क्या हुआ था कि जायोई और प्रिंसेस कियानकिन ने इसे एक सिग्नल भेजा था। इसने अपना सोल क्लोन क्रिएट किया था अल्केमिस्ट हॉल में और ये वहां से निकल गई थी। और जब जियान वहां पर जो अपना सेकंड टेस्ट दिया था उसी समय ये लोग फेरी वर्ल्ड के सेंटर में आ चुके थे, जूनियर, प्रिंसेस कियानकिन और अपना लिटिल ई, क्योंकि प्रिंसेस कियानकिन को ग्रेट एल्डर ने इनके बारे में पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है। और प्रिंसेस कियानकिन कहती है कि जैसा कि ग्रेट एल्डर ने इसे इन्फॉर्मेशन दिया है इस जगह पर एक वाटर स्पिरिट बीड या पर्ल हो सकता है। और ये लोग फिलहाल एक वॉइड के अंदर थे, आगे जाने का इन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। इनके सामने भी 16 वही श्राइन्स दिख रहे थे। प्रिंसेस कियानकिन कहती है हमें इस रास्ते से जाना चाहिए। जूनियर कहती है इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है। तभी इसमें प्रिंसेस कियानकिन बताती है नॉर्मली लोग जानते हैं कि ये 16 वाला ही रास्ता है
पर एक और रास्ता है। ये एक फॉरबिडन जगह है जो कि हेवनली एम्परर ने सीक्रेटली बनाया था और फिलहाल इस समय प्रिंसेस कियानकिन को ये फॉलो कर रहे थे और उस रास्ते पर निकल जाते हैं। प्रिंसेस कियानकिन के पास एक ऑरा था जिसके वजह से यहाँ पर जो भी चीजें थी मानो से डर रही हूँ। ज़ाई स्माइल करता और बताता है क्योंकि इनके जो फायर एल्फ क्लैन के लोग उनके पास कुछ ऐसे भी पावर्स हैं जो कि 6 स्टार इनकार्नेशन से भी ऊपर आते हैं। पर ये लोग भी हैरान थे। ये फॉरबिडन एरिया था पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। मानो ये जो हेवनली एम्परर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। इस वॉइड में एक फ्लक्चुएशन ये देखती है जूनियर खास करके और कुछ पैटर्न्स जैसे मिस्टीरियस लाइंस। ये जियान का जो क्लैन टैटू उसके समान दिख रहा था और ज़ाई को पता नहीं था कि इसके क्लैन वाले लोग क्यों उस वाटर स्पिरिट ऑर्ब को चाहते, पर इसे इतना पता था इसके बड़े भाई के पास एक फायर स्पिरिट ऑर्ब है। आगे जाने के बाद इनको एक एंशिएंट आइलैंड दिखता है और प्रिंसेस कियानकिन एक गॉडेस याओजी का स्टैचू टाइप कुछ निकालती है और इसके ऑरा से ये सामने वाला वॉइड था इस पर अटैक कर देती है और ये इस आइलैंड में एंटर कर जाते हैं। इस समय लिटिल जूनियर को सिस्टर इन लॉ करके बुला रहा था तो बोलता है आपने फील किया ये जो आइलैंड है ये मानो जानवर के बॉडी के समान हो, कछुए के समान हो, और इसको थोड़ा अलग ही एक बैड फीलिंग आ रही थी यहाँ पर आइलैंड में। इनके हिसाब से वो जो वाटर स्पिरिट ऑर्ब है वो होना चाहिए। यहाँ पर इन्हें एक ब्लू रॉक दिखता है और इसमें 3 मतलब चाबियां लगाने के लिए जगह बने हुए थे और प्रिंसेस कियानकिन को शायद इसके बारे में पता ही था। ये लोग समझ जाते कुछ तो यहाँ पर चाल है। अब जब तक ये कुछ कर पाते एक ब्लू एनर्जी निकलती और इन्हें घेरने लगती है। जूनियर भी समझ जाती, लगता है कोई यहाँ पर पहले से आ चुका है। जूनियर की बॉडी से का गोल्डन लाइट निकलता है। तभी प्रिंसेस कियानकिन कहती है कोई है नहीं यहाँ पर, बल्कि यहाँ का जो भी गार्जियन होगा हमारे आने से वो जाग गया होगा। और ये कहती है शायद मैंने ये जो ब्लू एनर्जी है कहीं पर तो देखा है। अब इधर वहीं जो 16 श्राइन्स के पावरफुल लोग थे उन्हें धीरे धीरे करके एविल क्लैन के लोगों ने कईयों को तो मतलब कैप्चर कर लिया था। जूनियर वगैरह यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ये वाटर स्पिरिट जो बीट्स है और भी उसे निकाल सके, पर बिना उन चाबियों के ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। और वहीं दूसरी तरफ जो लेडी याओची थी और उनके जो लोग थे धीरे धीरे ये भी सेंटर ऑफ द फेरी वर्ल्ड के लिए मूव कर गए थे। और वहीं जियान इधर धीरे धीरे करके एक एक श्राइन ये क्रॉस कर रहे थे और डीपर पार्ट्स में एंटर कर रहे थे। हर एक श्राइन में जहां पर भी ये जाते थे वहां के जो लॉर्ड रहते थे वो मिसिंग रहते थे। थोड़ी समय में ये लोग 3rd श्राइन के आसपास पहुंच चुके थे। 3rd श्राइन को फिलहाल दिखाया जाता है। ये प्लेस ऑफ स्टार्स के जैसा लग रहा था। यहाँ पर शायद अभी तक कुछ हुआ नहीं था, दिन का समय था और अचानक से यहाँ पर एक वॉइड क्रैक होता है और यहाँ से मानो एविल फ्लक्चुएशंस बाहर आने लगते हैं और इस पूरे रियल्म को भी एक डार्क रेड एनर्जी कवर कर लेती है। और इनके बीच में 2 पावरफुल फिगर्स को देखा जा सकता है और इनके पीछे में 4 एविल शैडोज और भी थे जो इन्हें फॉलो कर रहे थे। इनमें से एक था ब्लैक डेमन, दूसरा था वो बोन डेमन और 2 और थे जिनका नाम हमें अभी नहीं पता है। और इनके आगे जो 2 लोग खड़े थे वो दो एविल गॉड्स थे, हाफ एविल गॉड्स। इन 6 लोगों के नीचे में एक बंदा था ज़ाइन फेंग डोगू। ये चुपचाप बैठा हुआ था और इन्हीं को इमॉर्टल टाइग्जू कहा जाता है। ये 6 लोग इस समय कहते हैं अगर तुम्हारे स्ट्रेंथ उतना नहीं है तो क्यों हमसे फाइट कर रहे हो। और ये था वो ब्लड स्टोन एविल वनरेबल जिसको कि हम डार्क डेमन भी कहते हैं। अभी जो टाइग्जू इमॉर्टल थे जो कि 3rd श्राइन में रहते थे ये कोई नॉर्मल बंदे नहीं थे। ये 5th स्टार इनकार्नेशन के पीक पर थे और इनके पास एक फेरी वेपन भी था जो कि इसको टाइग्जू आर्मर कहा जाता था। और ये जो चीज प्रैक्टिस करते थे ये स्वॉर्ड इंटेंट प्रैक्टिस करते थे। और ये जो ब्लड स्टोन वेनरेबल था ये कहता मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, आज देखना भी चाहता हूँ। टाइग्जू जो ओल्ड मैन थे ये इसकी तरफ देखते और कहते हैं ठीक है फिर, और एक पावरफुल अटैक इसकी तरफ लॉन्च कर देते हैं। पर ये देखते हैं वो जो बोन डेमन था वो अपने पीछे से निकालता है कई लोगों को, खास करके जैसे वो स्पिरिट बटरफ्लाई इमॉर्टल मास्टर, थंडर बिस्ट इमॉर्टल वनरेबल, 9 हेवनली मिस्टीरियस गर्ल। इन्हें देख करके इमॉर्टल टाइग्जू भी हैरान हो जाते हैं। और ये फिलहाल जो भी लोग थे इस समय कोमा में पड़े हुए थे और इनके हेड पर एक पर्पल गोल्डन लाइट को देखा जा सकता था जो कि इनके पावर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था। और अगर इनकी पूरी ऑरा डिस्ट्रॉय हो गई तो या तो ये रिनकार्नेशन लेवल में चले जाएंगे, कहने का मतलब कि रिनकार्नेट होंगे अगली जन्म में जब कोई इनका इनहेरिटेंस हासिल करेगा, या फिर इनकी हो सकता है बॉडी स्पिरिट ही डिस्ट्रॉय हो जाए। ये जो ब्लड वनरेबल था एविल जून, इसका एक ही मकसद था यहाँ के सभी लोगों को हराकर इनकी ऑरा को एब्जॉर्ब करना। और क्योंकि ये हाफ एविल गॉड पर है तो इनके ऑरा की मदद से शायद ये एविल गॉड बन सकता था। और जब ये एविल गॉड बन जाएगा तो इसे जो सपोर्ट मिलेगा एविल क्लैन वालों का और रिसोर्सेज पहले से भी ज्यादा मिलेंगे। पर इसका जो दूसरा साथी था जो कि हाफ एविल गॉड था, डेमन ऑफ डार्कनेस, ये चुपचाप बैठा हुआ था। और इधर इसके दोनों सहायक थे, ये लोग डायरेक्टली इमॉर्टल टाइग्जू पर अटैक कर रहे थे। अब क्योंकि इनके पास 4 रेड किंग्स और ये दोनों खुद एविल गॉड, तो ये शायद इतने कॉन्फिडेंट थे कि इन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। अभी जो बोन डेमन रहता है एक पावरफुल अटैक 6 डेमन्स विद ड्राई बोन्स इमॉर्टल टाइग्जू की तरफ लॉन्च कर देता है। और जो इसके बगल में इसकी एक सहायिका रहती रेड वुमेन, वो यूज करती इसका बस पपेट शैडो। और इन दोनों के अटैक टाइग्जू इमॉर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन दोनों एविल्स को भी पता था अगर ये अच्छे पावर्स को यूज नहीं करेंगे तो टाइग्जू इमॉर्टल जो कि लगभग 6th लेवल इनकार्नेशन के आसपास थे ये इन्हें हरा नहीं सकते थे। टाइग्जू इमॉर्टल भी कहते तुम्हारा पावर काफी अच्छा है पर हमारे जगह में आना तुम्हारे लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है। और ये तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल लाइट कंडेंस करके इनके अटैक की तरफ
अपना अटैक लॉन्च कर देते हैं और इनके अटैक को ये तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये इन दोनों का अल्टीमेट मूव था, फिर भी एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और ये दोनों जो एविल क्लैन वाले लोग थे ये खून की उल्टी करने लगते हैं। अब क्योंकि टाइग्जू मॉडल के पास वैसे भी इनका एक डिवाइन वेपन था जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो इतना आसान नहीं था। तो यहाँ पर जो 4 रेड किंग्स थे उनमें से वो जो डेमन ऑफ डार्कनेस था, जो एक एविल गॉड थे, उनके पास जाता है और कहता है कि जो पैलेस मास्टर थी मून गॉड पैलेस वाली और फ्लावर गॉड पैलेस वाली, वो मारे जा चुके हैं, पर हमारा जो एक गॉरफ्रेंड था वो भी मारा जा चुका है। यार कभी कभी मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाए। तो ये जो डेमन ऑफ डार्कनेस ये एक हाफ एविल गॉड है और इसका एक रेड किंग आकर इसे बताता है जो 4 में से था कि वो लोग मारे जा चुके हैं, पर इसको मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पर इस समय जो एक हाफ एविल गॉड था, वो जो ब्लड स्टोन एविल वनरेबल, वो आगे आता है। वो समझ जाता है टाइग्जू इमॉर्टल को इनके रेड किंग्स नहीं हरा सकते हैं और एक पावरफुल अटैक ब्लड कलर्ड सेटलिंग सन यूज करता है। और इसमें जो पूरा आसमान था एक ब्लड रेड मैजिक आई से भर गया हो, मानो कोई गैन जुत्सु लगा रहा हो, शारिन गन यूज करे। अब ये जो ब्लड डेमन आइज है ये 7th एविल टूल माना जाता है एविल वर्ल्ड में। अब इसे देख करके इमॉर्टल टाइग्जू भी एक बार को थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। हालांकि ब्लड स्टोन वनरेबल हाफ एविल गॉड ही था, फिर भी इसके पास इस प्रकार का वेपन था। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं शाम में एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, जिन्होंने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है याद से कर दो और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लो। बाय।